द मास्टर प्रकाश क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत है। आप लोग हमारे साथ जो शुरू की गई सुपर टेट की श्रृंखला है उसमें ये अगला प्रैक्टिस सेट लेकर आप लोग के लिए लाए हुए हैं। तो इसमें भी हम लोग सभी 150 प्रश्नों को कवर करेंगे फटाफट, और आप लोग भी हमारे साथ अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखते रहेंगे, जिससे कि आपको भी आंसर याद होता चले। ठीक, तो चलिए देर न लगाते हुए बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों की तरफ। और पहला प्रश्न देखने से पहले ये जो गद्यांश दिया गया है आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। उम्मीद है कि सारा गद्यांश आप लोग को दिख रहा होगा, तो उम्मीद है पढ़ भी लिए होंगे। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। ठीक, तो चलिए, और नहीं पढ़ पाए हैं तो वीडियो को रोक करके आप लोग आराम से जो है पढ़ लेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहले ही प्रश्न में लिखा गया है शिक्षा पद्धति जो है सफल क्यों नहीं हो पा रही है, ये बताना है। तो यहाँ पे जो गद्यांश को पढ़े हैं उसमें हमारी शिक्षा पद्धति सफल इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि वह अमीरों और गरीबों के बीच खाई चौड़ी कर रही है। ठीक, तो इसी कारण से ये जो है ऐसा हो रहा है, और समाज में हमारी शिक्षा पद्धति ने जो है विषमता की खाई चौड़ी करने में प्रमुख योगदान दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो पहला ही ऑप्शन देखिए दिख रहा होगा, जो कि लिखा है वह अमीरों और गरीबों के बीच खाई को चौड़ी कर रही है। ऑप्शन नंबर इसका पहला ही बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये हमारे द्वारा नहीं बताया जा रहा है, जो गद्यांश में है उसके द्वारा इस आंसर ये सही होगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगले गद्यांश में जो है ये गद्यांश नहीं है, ये काव्यांश है, तो इसको आप लोग आराम से पढ़ेंगे। जैसे गरजते घन घना घन 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 नाचता है मोर सावन, इस प्रकार से ये काव्यांश है, आप लोग इसको पढ़ेंगे। उसके बाद नीचे आप क्वेश्चंस हैं, चलिए देखते हैं, उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। चलिए दूसरा प्रश्न है बेसुध है मन कहकर कवि बताना चाहता है कि मन जो है किस प्रकार से लगने लगता है। जैसे गाने लगता है, झूमने लगता है, पानी से भीग जाता है, या फिर मस्त हो जाता है। तो बेसुध है मन कहकर कवि क्या बताना चाहता है, तो यहाँ पे मस्त हो जाता है ये बताना चाहता है। ठीक, आप लोग गद्यांश पढ़े हैं, तो माफ़ कीजिए काव्यांश पढ़े हैं, तो उसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न। यहाँ से ग्रामर का पोर्शन शुरू हो गया है। तो इसमें पूछा गया है किस रस को रसराज का कहा जाता है। श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, या इनमें से कोई नहीं। तीसरे का ऑप्शन कौन सा सही होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को पहले प्रश्न नंबर डालेंगे, उसके बाद ABCD लिख देंगे, जिससे हम लोग जान जाएंगे। ठीक, और आप लोग का प्यार ऐसे ही हमारे साथ बना रहे, वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को अच्छी लग रही हो तो। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, ऑप्शन आप लोग कमेंट करके बताइए। तो रसराज जिस रस को कहा जाता है उस रस का नाम है श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर इसका जो है पहला ही श्रृंगार रस बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। और श्रृंगार रस की बात करते हैं तो श्रृंगार रस को रसराज क्यों कहा जाता है, क्योंकि श्रृंगार रस को कार्य व्यापक की व्यापकता के कारण ही इसको जो है रसराज कहा जाता है। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं। अच्छा प्रश्न है, छंद से लिया गया है ये। तो दोहा एक प्रकार का छंद है, तो इसमें कितनी मात्राएं होती हैं दोहा में ये बताना है। 24 होती हैं, 26 होती हैं, 28 होती हैं, या फिर 30 मात्राएं होती हैं। चौथे का बताना है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला राइट आंसर होगा। दोहा में जो है 24 मात्राएं होती हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। और दोहा जो होता है ये एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है। अच्छे कुल में जो होता है, हुआ है, पैदा हुआ है या उत्पन्न हुआ है, उसके लिए एक शब्द बताना है। कुलीन, समृद्ध, धनी, या फिर कृपण। पांचवें का फर्स्ट ऑप्शन कुलीन कहते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है उसे कुलीन कहा जाता है। ठीक, चलिए और यही पे बात करते हैं जो बहुत कंजूस हो उसको क्या कहते हैं, उसको कृपण कहते हैं। अगला है समृद्ध। समृद्ध उसे कहते हैं जिसके पास आधार धन जो है आधार धन संपदा हो, यानी कि असीमित धन हो, उसको समृद्ध कहते हैं। वहीं पे धनी की बात करते हैं, जो पैसे वाला हो उसको धनी कहते हैं। ठीक, चलिए चारों ऑप्शन देख लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है उष्ण महाप्राण वर्ण कौन से हैं। खा है, शा है, टा है, शा।
तो देखिए महाप्राण, पहली बात तो उष्ण व्यंजन की बात करते हैं, तो उष्ण व्यंजन के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो तो आपको मालूम ही है। तो ये शा जो है, तीनों शा और ये हा जो होते हैं ये उष्ण व्यंजन के अंतर्गत, माफ़ कीजिए उष्ण व्यंजन के यानी वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो ये श ही सही हो जाएगा और इसी को ये महाप्राण भी है, ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अखरोट शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा? अक्षवाट, अक्षोट, अक्षरोट या फिर असरोट। 7 का ऑप्शन सही बताइए आप लोग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 1 मिनट, अखरोट का अक्षोट होता है। ऑप्शन नंबर आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। बी अक्षोट जो है अखरोट का तत्सम रूप होता है। बी ऑप्शन सही होने के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं। अस्थावर का विलोम शब्द, इजी प्रश्न है और अधिकांशतः जो है परीक्षाओं में पूछने जाने वाला ये प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नोटबुक पेन साथ में आप लोग लेकर बैठे और इस प्रश्न को नोट कर लें। अस्थावर का विलोम शब्द बताना है, तो इसका विलोम शब्द जो होगा वो जमंग होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जो है अगर 10 परीक्षाएं हुई होंगी तो जिसमें से 7-8 परीक्षाओं में ये प्रश्न अवश्य देखने के लिए मिला होगा, ठीक। चलिए अच्छा प्रश्न है, अगले पे चलते हैं। अगला है जनार्दन का पर्यायवाची बताना है। जनार्दन शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? 9 नंबर में जनार्दन का पर्यायवाची बताना है। चलिए आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखते रहें और वीडियो को यानी सेशन को शेयर करते रहिए, जिससे कि अन्य दोस्त को, फ्रेंड को आपके लाभ मिलता रहे। और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए साथ साथ में। चलिए 9 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जनार्दन का जो पर्यायवाची होता है वो विष्णु होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ये फल उसके लिए है। तो यहाँ पे देखिए जो अंडरलाइन किया गया है उसके लिए इस वाक्य में रेखांकित जो है इसमें ये क्या है? तो चलिए ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, कौन सा होगा? तो ये जो रेखांकित जो अंश है जैसे उसके लिए, तो ये जो है वो अन्य पुरुष है, यानी उसके लिए, ना तो ये प्रथम पुरुष ना तो उत्तम पुरुष है, ये अन्य पुरुष है, ठीक। तो यहाँ पे अन्य पुरुष है और ये एक वचन है और संप्रदान है, ठीक, ध्यान रखिएगा। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। छात्र का बहुवचन बताना है। सभी अलग अलग शब्द लिखे गए हैं, बताइए कौन सा शब्द जो है छात्र का बहुवचन सही होगा। 11 नंबर के ऑप्शन पहला ही देखिए, छात्र का छात्रों होता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला राइट आंसर हो जाएगा। छात्र तो सेम ही है, ये यहाँ छात्राएं लिखा गया है, ये बालिकाओं के लिए कहा गया है। अगला है छात्रें, ये गलत है। तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कारक का अर्थ क्या होता है? कारक का तात्पर्य है जो कार्य करने वाला या कर्ता जो होता है, ठीक, यानी क्रिया को करने वाला जिसको कहते हैं, ठीक। कर्ता तो कहते हैं लेकिन क्रिया को जो करने वाला होता है उसी को कारक कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो है कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन, क्रिया को करने वाला जो होता है उसी को कारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगर कर्ता देखिए यहाँ पहला ऑप्शन में कार्यकर्ता लिखा है, कर्ता लिखा होता तो सही होता, लेकिन यहाँ कार्यकर्ता लिखा है इसलिए ये सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निरपराध में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? निरपराध, अगर इसका जो है संधि विच्छेद करेंगे तो ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा, निधन अपराध होता है। तो यहाँ पे अगर इसका उपसर्ग जो बनेगा वो कौन सा बन जाएगा? तो ये निर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा, ठीक। सी ऑप्शन सही होने के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं। यण संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? अच्छा, नहीं पूछा गया है। आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा सी सावधानी के साथ पढ़ेंगे जिससे कि प्रश्न गलत ना होने पाए। तो यण संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है ये बताना है। 14वें के ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। स्वांग शब्द जो लिखा गया है डी, ये ही संधि का उदाहरण नहीं होगा, बाकी सभी संधि के उदाहरण हो जाएंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 15 नंबर का प्रश्न में पूछा गया है कि स्त्री पुरुष में प्रयुक्त समास कौन सा है? ये स्त्री पुरुष जो शब्द लिखा गया है इसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, कर्मधारा है, द्वंद्व है या फिर द्विगु समास? तो आप लोग को मालूम ही है कि जहाँ पे एक दूसरे का अपोजिट और बीच में योजक चिन्ह होता है
लगभग अधिकांशतः, हम 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन 90 कुछ अपवाद होते हैं, तो ये द्वंद्व के अंतर्गत आता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है, एक तो विलोम शब्द भी है, तो ये ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास के अंतर्गत ये आएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में है, शेर को सामने देखकर, उसके बाद फिर स्पेस है, यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा। चलिए देखते हैं मुहावरा कौन सा सही है, इसका पूरा करना है इस वाक्य को। यानी कि शेर को सामने देखकर क्या होता है, मेरे प्राण सूख गए, ये सबसे अच्छा है। देखिए डी ऑप्शन जो लिखा गया है, शेर को सामने देखकर मेरे प्राण सूख गए, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बाकी कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। चलिए, ये मुहावरा था, इसको पूरा करना था। मुहावरे तो ऐसे ही आप लोग को आते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगले प्रश्न में है, भाषा शिक्षक ने कक्ष में व्यक्ति विशेष की आकृति, वेशभूषा, मुद्रा, चेष्टा, स्वभाव, सौंदर्य आदि का वर्णन किया। शिक्षक किस विधा का जो है शिक्षण करा रहा है। चलिए देखते हैं। यह अंतरा वृत्तांत का है, संस्मरण का है, रेखाचित्र का है, जीवनी का। पकड़ लिए ही होंगे, जहाँ पे किसी भी चीज़ का जैसे कि वेशभूषा, आकृति, विशेष, ये सारे का जिक्र किया जाता है, वहाँ पे ये रेखांचित्र का बात किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होने के साथ नेक्स्ट है, एक अनेकार्थी शब्द, ये खग जो लिखा गया है इसका बताना है। अच्छा, नहीं बताना है, ये देखिए नहीं है। खग का अर्थ क्या नहीं है ये बताना है। मन है, तीर है, पक्षी है और आकाश है। तो ये तीर भी खग का अर्थ होता है, और पक्षी खग मिस पक्षी होता ही है, आकाश मतलब भी खग होता है। बट मन जो है, ये मन शब्द जो लिखा गया है इसका तात्पर्य खग नहीं होता है, और यहाँ नहीं पूछा भी गया था। ठीक, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर पहला है इस प्रश्न का मन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट। चलिए, लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करिए, लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न लेते हैं। अगले प्रश्न में है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म जो है शुद्ध है। बारात है, वसंत है, बारात है, बसंत है, बारात है, बसंत है, या फिर बारात है या वसंत है। चलिए बताइए आप लोग कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। यहाँ पे शुद्ध शब्द के विषय में बताना है। दृष्टि की 19 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा सी राइट आंसर होगा। ये बारात और वसंत होता है, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको नोटबुक में नोट करके रख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा। क्लीव है, क्रम है, कृषक है, किसान। तो इसको आप लोग तो कर ही लेंगे। ठीक, इसको जो है क्रम बैठाना है। तो यहाँ पे जो सबसे अंत में आने वाला शब्द है वो शब्द आपका क्लीव है। ऑप्शन नंबर इसका पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। समय न गवाते हुए बढ़ते हैं इंग्लिश के पोर्शन की तरफ। और इंग्लिश का पोर्शन जो लिया गया है यहाँ पे पैसेज से लिया गया है। आप लोग को इस पैसेज को आराम से पढ़ लेना है। उम्मीद है दिख रहा होगा, थोड़ा ब्लर है, आप लोग अपनी मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ा लेंगे तो अच्छा दिखेगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ और 21 नंबर का प्रश्न लेते हैं। 21 नंबर प्रश्न पढ़िए और आंसर को बताने का प्रयास करिए। इसमें लिखा गया है, द राइटर बिलीव्स दैट हाफ एजुकेटेड पर्सन्स आर नॉट एबल टू। नेक्स्ट, इसका ऑप्शन जो चारों हैं, आप लोग ऑप्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर को बनाएंगे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए देखते हैं, ये जो है ऊपर जो पैसेज लिखा गया है उसी से मिलान करना है। तो डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलते हैं 22 नंबर के प्रश्न में। 22 नंबर का प्रश्न यहाँ पे एक पोएम लिखी गई है। ठीक, यहाँ पे पोएम जो लिखा गया है, इस पोएम को आप लोग आराम से पढ़ लेंगे। थोड़ा छोटा कर दें जिससे कि पूरा पोएम आप लोग को दिख जाए। एक मिनट, चलिए उम्मीद है कि दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा है तो अभी हम अगला पेज खोल के दिखा देते हैं। तो चलिए इसको भी पढ़ लीजिए, और नहीं पढ़ पाए हैं तो वीडियो को रोक कर आराम से पढ़ लेंगे। ठीक, चलिए 22 नंबर का प्रश्न जो है इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। When walls act as a protection, they do not reveal that is inside। ऑप्शन नंबर माफ कीजिए, what is inside है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे when wall act as a protection they था, इसका प्रश्न बताना था। अगला प्रश्न है,
ही लाइक्स ईटिंग फिश। द वर्ड ईटिंग, ये शब्द जो ईटिंग शब्द लिखा गया है, अंडरलाइन है, इसमें ये क्या है, जीरंड है, वर्ब है, एडवर्ब है या फिर ऑब्जेक्ट है। चलिए 23 का ऑप्शन नंबर बताइए आप लोग। तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे ईटिंग शब्द जो लिखा गया है वो जीरंड होता है। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर होगा। अधिकांशतः शब्दों में आपको जो वर्ब में आईएनजी लगा होगा मिलेगा, वो अधिकांशतः शब्द आपका जीरंड ही होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए पहला ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आप लोग प्रश्न को पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका। 24 का, तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर जो सही है बी बिल्कुल सही होगा। ठीक, लेट यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है, आप लोग क्वेश्चन और आंसर को पढ़ेंगे, हम केवल ऑप्शन को बताते चलेंगे। नेक्स्ट है, अगला है 25 नंबर का ऑप्शन जो सही होगा डी राइट आंसर होगा। लाउडली इसमें सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है 26 नंबर। यहाँ पे आई हैव सेंड ए लेटर टू हिम ये लिखा गया है और इसमें आपको इंडिकेट द टेंस, इसमें कौन सा ये टेंस है ये बताना है। चलिए हैव लिखा गया है, देखिए हैव है और उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप है सेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो इसका सही हो जाएगा वो ऑप्शन बिल्कुल सी सही होगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, टेंस तो आप लोग को मालूम ही है, नहीं है तो जो है आप लोग जहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं वहाँ से पढ़ लीजिए। ठीक, चलिए इस प्रश्न में पूछा गया है कि फिल करना है और क्या फिल करना है। यहाँ पे स्पीच जो लिखा गया है स्पेस खाली है, यहाँ पे भरना है। वी वर वाचिंग, फिर स्पेस है, न्यूज़ ऑन BBC लास्ट इवनिंग। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन जो भरा जाएगा डी भरा जाएगा। नेक्स्ट है द न्यूज़ होगा। नेक्स्ट 28 का आप प्रश्न है, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एक्सप्रेशंस जो है ये भरना है। इस प्रश्न का ऑप्शन जो है बताना है आपको कौन सा सही है। तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक, एज चेयरफुल एज अ लार्क, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड्स नाइफ, नाइफ का प्लूरल बताना है। चलिए अच्छा प्रश्न है, तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, नाइफ्स हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, यहाँ पे फिल करना है खाली स्थान, पिक क्या भरा जाएगा। आई एम वाइजर देन ही। नेक्स्ट, ठीक, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप लोग इसको जो है पढ़ेंगे सेंटेंस को तो यहाँ पे ही भरा जाएगा। ठीक, ये प्रोनाउन है और यहाँ पे करेक्ट प्रोनाउन को भरना था। नेक्स्ट है, एक संस्कृत का प्रश्न आ गया। आप लोग का जो कमेंट मिला है कि सर संस्कृत के ऑप्शन को ही बता दिया करें, स्किप ना किया करें। तो चलिए हम फटाफट इसके जो है ऑप्शन को बताते हैं। आप लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ऑप्शन हमारे साथ मिलान कर लेंगे। तो 31 नंबर का प्रश्न जो है इसका ऑप्शन जो सही होगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ पे एक निर्देश दिया गया है, इसको आप लोग जो है पढ़ेंगे और ऊपर का प्रश्न इसी से रिलेटेड है। ठीक, चलिए उसके बाद 32 नंबर प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 32 नंबर का प्रश्न लेते हैं। 32 नंबर के प्रश्न में कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अच्छा ये जो है यहाँ पे संस्कृत में जो है गद्यांश लिखा गया है, इसको आप लोग पढ़ेंगे, नीचे प्रश्न उसी के हिसाब से है। चलिए थोड़ा देर दिखा देते हैं जिससे कि आप लोग पढ़ लेंगे, और नहीं पढ़ पाए हैं वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए इसमें सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है 33 नंबर प्रश्न है। 33 नंबर प्रश्न में जो ऑप्शन सही होगा वो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लिरी वर्ण जो है इसका उच्चारण स्थान दंत होता है। नेक्स्ट है 34 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 34 नंबर का बढ़ते हैं 35 नंबर की तरफ, और यहाँ पे ये जो श्लोक लिखा गया है इस श्लोक को आप लोग आराम से पढ़ेंगे। उम्मीद है कि इतना पढ़ लिए होंगे, और नहीं पढ़ पाए हैं वीडियो को रोक कर पढ़िए। ठीक, चलिए आगे के पेज को देख लेते हैं।
तो ये भी पढ़ लिए होंगे। नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर का प्रश्न है, इसका ऑप्शन नंबर जो होगा सी सही हो जाएगा। 37 नंबर पे चलते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 38 पे चलते हैं और 38 नंबर का प्रश्न भी डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये इसमें जो प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ड नहीं पूछा गया है, तो इसमें ये जो शब्द है ये इस वर्ण नहीं आएगा इस प्रत्याहार में, बाकी सभी आएंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 39 नंबर का, इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट 40 नंबर के प्रश्न को देखते हैं और इसका जो ऑप्शन सही होगा वो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला पोर्शन यहाँ साइंस जो है अब साइंस का आ गया है। साइंस को आप लोग आराम से पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए इसमें पूछा गया है कि कौन सी राशि सदिश राशि है। चारों ऑप्शन आपके लिखे गए हैं, इसमें कौन सी सदिश राशि का उदाहरण है। जैसे उष्मा, कोणीय संवेग, कार्य या फिर समय। तो अच्छा प्रश्न मिल ही गया होगा। समय जो है ये सदिश राशि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश किस में सबसे तेज गति से यात्रा करता है। प्रकाश जो है किस माध्यम में कह सकते हैं सबसे तेज यात्रा करता है, नाइट्रोजन में, वायु में, इस्पात में या फिर निर्वात में। तो ऑप्शन बताइए आप लोग कौन सा सही होगा। अच्छा, यहाँ पे ये एक जो है इकाई है समय। ठीक, ध्यान रखिएगा ये इकाई समय है, हमने जो अभी बताया ये समय नहीं होगा इसका। कोणीय संवेग जो है ये सदिश राशि है। ठीक, ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक, गलती से डी बता दिया गया था। ठीक, तो बी ऑप्शन सही कर लीजिएगा, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। हाँ, अगला प्रश्न 42 नंबर पर हम लोग थे। 42 नंबर में जो है बात करते हैं प्रकाश की सबसे तेज गति किस में होती है, तो निर्वात में होती है। ऑप्शन नंबर इसका जो है क्या कहते हैं, डी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। निर्वात का तात्पर्य है जहाँ पे वायुमंडल नहीं पाया जाता है उसको निर्वात कहते हैं। ठीक, जैसे जहाँ पे हवा कुछ भी ना जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है उसी को निर्वात कहते हैं। जैसे कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा और इसी में प्रकाश की जो है गति सबसे तेज होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ब्यूफर्ट स्केल जो पैमाना होता है से क्या मापा जाता है। ये ब्यूफर्ट स्केल से क्या मापा जाता है ये बताना है। 43 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, तो इससे जो मापते हैं हवा की गति को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है पेंटालैंडाइट जो है ये किसका एक प्रमुख अयस्क या खनिज है। तो ये जो खनिज है निकेल का खनिज है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है और नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया कि अम्लों के बारे में कौन सी बात गलत है। चलिए देखते हैं कौन सी बात गलत है अम्लों के बारे में। यहाँ पे ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है ही बताइए कमेंट करके कौन सा सही हो जाएगा। तो अम्ल जो होते हैं वो जलीय विलयन में विद्युत के कुचालक होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अम्ल जो है वो विद्युत के सुचालक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है। जो खून में शर्करा पाई जाती है उसकी मात्रा को कौन नियंत्रित करता है ये बताना है। और ये नियंत्रित ना हो तो मधुमेह की जो है बीमारी जो हो जाती है या जिसको डायबिटीज कहा जाता है, शुगर कहा जाता है, उसकी जो है बीमारी जो है हो जाती है व्यक्ति को। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो माफ कीजिए डी जो है इंसुलिन बिल्कुल राइट आंसर होगा। हार्मोन रक्त में जो है शर्करा की मात्रा को जो नियंत्रित करता है वो इंसुलिन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट माफ कीजिए डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन बी की कमी से होने वाला विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जो ग्रुप में आते हैं उसका नाम जो रासायनिक नाम है नियासिन। इससे कौन सा रोग होता है ये बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। पेलाग्रा नामक रोग जो है नियासिन की कमी से होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अच्छा प्रश्न है।
किसी व्यक्ति को यदि निकट दृष्टि दोष हो गया है तो उस व्यक्ति को आँख मतलब दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो आपका जो सही होगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, आप लोग को इसको याद करने का एक अच्छा तरीका बता देते हैं। जैसे निकट में 3 शब्द है तो इसके जो दोष को दूर करेंगे वो क्या होगा, 4 शब्दों वाला 4 वर्णों वाला शब्द होगा। जैसे अवतल में 3 में 4 है, दूर में जैसे दूर दृष्टि दोष होगा तो उसमें 3 शब्द हो जाएगा। ये हो क्या होगा, 1 मिनट, जैसे दूर दृष्टि दोष अगर दूर करना है तो उसमें उत्तल हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो इसमें 3 शब्द हैं और उसमें 4 शब्द हैं, 3 का 4 और 2 का 3 होगा। इस प्रकार से याद कर सकते हैं, ये याद करने का थोड़ा तरीका है। ठीक, चलिए अच्छा है। अगला प्रश्न है, क्या आलिंग सूत्रीय अव्यवस्था यानी जिसको डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं वो क्या है, इसमें ये बताना है। तो यहाँ पे ये जो है अल्जाइमर है, अल्जाइमर एक रोग है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, एक तोप फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है। ये तो सभी को मालूम है। तो जो तोप से गोला दागा जाता है तो तोप जो है पीछे थोड़ा हट जाती है, तो इसका कारण क्या है ये बताना है। तो इसका कारण जो है वो कारण है न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का ये नियम है। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए इसी के साथ, जैसे आप लोग किसी नाव पे बैठे हैं और नाव किनारे जब आती है और आप लोग पानी से जो है नाव में से जब बाहर कूदते हैं तो नाव अपने आप पीछे चली जाती है। तो यही जो है न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। ये भी जो यहाँ लिखा गया ये भी है ये, और इसी को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। चलिए इस तीसरा ऑप्शन सी सही होने के साथ यहाँ पे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न जो है ये गणित से लिया गया है। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका बता देते हैं। पाई जो होती है एक जो है अपरिमेय संख्या होती है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। तो लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व नहीं कराएंगे, आप लोग को इसको सॉल्व करना है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस को द मास्टर प्रकाश क्लासेस टेलीग्राम चैनल को अपने टेलीग्राम चैनल से सर्च करके फॉलो कर लीजिए और वहाँ से इसके सारे पीडीएफ को लोड करके, जो कि 150 प्रश्न का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहाँ से इसको आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप लोग नहीं सॉल्व करना चाहते हैं, वीडियो को देखना चाहते हैं, तो हमारे ही चैनल पर इसको आप लोग को हमारे टेलीग्राम, अच्छा वो तो हो ही गया है, आप लोग को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। इसके सभी मैथ को पोर्शन वाइज जो है चैप्टर वाइज आराम से सब पढ़ाया जा रहा है, वहाँ से आप लोग मैथ को पढ़ सकते हैं। ठीक, तो चलिए अगला पोर्शन हम लोग सॉल्व करते हैं जो कि पर्यावरण से लिया गया है। तो इसका अगला पोर्शन जो है पर्यावरण से है। ये 71 नंबर का प्रश्न हम लोग कवर करते हैं। जल की आर्द्रता जो नमी होती है उसको किसके द्वारा मापा जाता है ये बताना है। चलिए अच्छा प्रश्न है, आप लोग बताइए जल की आर्द्रता को किसके द्वारा मापा जाता है। बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, फेदोमीटर, मर्केली स्केल के माध्यम से नाप सकते हैं। तो चलिए बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा 71 का। तो देखिए सभी ऑप्शन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जल की आर्द्रता यानी नमी को जो मापा जाता है वो हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका, इस प्रश्न का तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन बात करते हैं बैरोमीटर की, तो बैरोमीटर से वायु दाब को नापा जाता है। और फेदोमीटर की बात करते हैं तो फेदोमीटर समुद्र की गहराई को मापा जाता है। नेक्स्ट है मार्केली स्केल, तो मार्केली स्केल जो होता है इसको भूकंप की तीव्रता मापते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो इसका सभी ऑप्शन जो है बता दिए, बट ऑप्शन बी इसका हाइग्रोमीटर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्णरंध्र जो होता है जिसको स्ट्रोमेटा के नाम से जानते हैं, वो कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये जो पाए जाते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, वो पत्तियों के निचले सतह पर ये पर्णरंध्र पाए जाते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है रथ यात्रा उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है। उड़ीसा में, केरल में, तमिलनाडु में या फिर बिहार में। रथ यात्रा उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो ये उड़ीसा के पुरी में किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए उड़ीसा राज्य के पुरी में किया जाता है और यह रथ यात्रा भगवान श्री जगन्नाथ की यात्रा के रूप में जानी जाती है। चलिए और कभी कभी आप लोग को लिए पूछ लिया जाता है कि भगवान जगन्नाथ
का मंदिर जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो आप लोग को ये भी याद रखना होगा कि ये उड़ीसा के पुरी में स्थित है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत में पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूरब से पश्चिम की ओर यानी कि उल्टा जो नदी बहती है उसके विषय में पूछा गया है। लूनी है, साबरमती है, ताप्ती है, नर्मदा है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे बात करते हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के, तो यहाँ पे लगभग सभी नदियाँ जो हैं, ताप्ती हो गई, नर्मदा हो गई, साबरमती हो गई, ये तीनों नदियाँ जो हैं चारों जो हैं पूरब से पश्चिम की ओर तो बहती हैं, लेकिन बड़ी नदी की बात यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो नर्मदा नदी जो है ये सबसे बड़ी नदी है। ठीक, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, या रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, मोहम्मद इकबाल हैं, या फिर मैथिली शरण गुप्त जी हैं। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राष्ट्रीय गीत वही वंदे मातरम वाला राष्ट्रीय गीत है, और जन गण मन जो है ये राष्ट्रगान है अपना। कन्फ्यूज नहीं होना है दोनों में। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान जो होते हैं ये दोनों अंतर, इन दोनों में बहुत अंतर होता है, अलग अलग है। ठीक, चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत जो गाया गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय यानी चटर्जी के द्वारा गाया गया है। चटर्जी होना चाहिए था, बंकिम चंद्र चटर्जी, यहाँ पे चट्टोपाध्याय लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आप लोग समझ ही गए हैं। नेक्स्ट है, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं, अध्यक्ष कहते हैं, उपाध्यक्ष कहते हैं, या फिर सभासद कहते हैं? तो नगर निगम के प्रमुख को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? मेयर कहा जाता है, सभी को मालूम ही है। ऑप्शन नंबर इसका जो है फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों को जल चक्र की प्रक्रिया को समझाने में कौन सी विधि सबसे अच्छी मानी जाती है? यदि बच्चों को जल चक्र की प्रक्रिया समझाना है तो सबसे अच्छी विधि कौन सी होगी? एनिमेशन वीडियो अगर उनको दिखाएंगे तो सबसे अच्छा तरीका यही माना जाएगा। वीडियो को जो भी दिखा करके या प्रत्यक्ष रूप से उनको दिखाएंगे जो है बीज जो है दृश्य सामग्री के माध्यम से, तो वो सबसे अच्छा समझने में सबसे विधि मानी जाएगी। ठीक, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक, चलिए, लेकिन यहाँ पे सबसे छोटा पूछा गया है, तो बात करते हैं सबसे छोटे की। तो सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH 47A माना जाता है, यानी है ही माना क्या जाता है। ऑप्शन नंबर सी देखिए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। यही हमारे सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग राज्यों की राजधानियों को आपस में जोड़ते हैं। ठीक, चलिए, और सबसे बड़ा मैंने पूछा था तो NH कौन सा है? 44 है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका लेकिन सही हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ सबसे छोटा पूछा गया था। सबसे बड़ा कौन सा है? NH 44 है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में रेल की शुरुआत कब की गई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, भारत में रेल की शुरुआत की बात किया गया है यहाँ पे, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये 1853 में शुरुआत की गई थी, जो कि पहली ट्रेन चली थी, यात्री ट्रेन थी, और ये मुंबई से ठाणे के मध्य चली थी, और इसकी कुल दूरी जो चलाई गई थी ये 34 किलोमीटर की दूरी थी, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न फिर। अच्छा, एक बात और, अगर ये किसके शासनकाल में चलाई गई थी ये भी बता दीजिए आप लोग। तो ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, जनरल डायर जो जलियांवाला बाग नरसंहार का दोषी था किसके द्वारा मारा गया था? 80 नंबर का ऑप्शन कौन सा सही होगा? अच्छा, जलियांवाला बाग की बात करते हैं तो जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को जो है ये नरसंहार हुआ था, और ये जो है विश्व के बड़े नरसंहारों में से एक नरसंहार था। इसमें जनरल डायर ने जो है अपने कर्मियों को गोली चलाने के लिए कह दिया था, तो गोली चला दिए थे, जिससे लोग अफरा तफरी में और गोली लगने से बहुत लोग जो है मरे थे। ठीक, इसमें मारे गए थे। तो इसका जो है इसमें जो इनके द्वारा मार दिया गया था, इनके दोषी को, जनरल डायर को, वो उधम सिंह के द्वारा मार दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए याद रखिएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न लेते हैं, बाल विकास में क्या होता है? तो बाल विकास में सभी लोग को मालूम है, बालक के जो है गर्भस्थ से लेकर के किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे चलिए ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। एक मिनट,
तो यहाँ देखिए सी ऑप्शन में बिल्कुल ऑप्शन जैसे मैंने बताया वैसे ही मिल गया है। गर्भावस्था से लेकर के जो 16 अवस्था तक जो अध्ययन किया जाता है वही बाल विकास कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गर्भावस्था का काल जो होता है 0 से लेकर के 9 माह होता है। शैशवावस्था का काल जो होता है, नॉर्मली बता रहे हैं, किसी मनोवैज्ञानिक के द्वारा नहीं बता रहे हैं, तो ये शैशवावस्था का जो काल है वो 6 वर्ष तक, जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक माना जाता है। बाल्यावस्था का कार्यकाल जो है, ये समय काल जो है 6 से लेकर के 12 तक माना जाता है। वहीं पे किशोरावस्था की बात करते हैं तो 12 से लेकर के 18 वर्ष तक माना जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में है, वह अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है वो क्या कहलाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे 21वें गुणसूत्र जो जोड़े होते हैं वो अलग नहीं हो पाते हैं तो क्या कहलाती है? तो वो डाउन सिंड्रोम कहलाती है। ठीक, ये प्रश्न था, ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? 83 नंबर का ऑप्शन सही बताना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अध्यापक के व्यवहार में मूल जो है स्थापन इसका सर्वोत्तम विधि होती है। सी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, तो यह किससे संबंधित है? इस प्रश्न को, इस ऑप्शन को बताइए आप लोग कमेंट करके। ऑप्शन तो दिख ही रहा है 84 नंबर का। तो यहाँ पे ये सादृश्य नियम के अनुसार बच्चा किसी नवीन परिस्थिति में या तो समस्या के उपस्थित होने पर उसे मिलती जुलती कुछ अन्य परिस्थितियां स्मरण कराती हैं या फिर पहले भी अनुभव कर चुका होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा डी राइट आंसर होगा। सीखने की सादृश्यता नियम पर ये संबंधित है। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? चलिए देखते हैं किसने पुरस्कार को महत्व नहीं दिया गया है। अगर बात करते हैं पुरस्कार ही आ गया है तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो पुरस्कार जो है किस प्रकार की जो है अभिप्रेरणा है? ठीक, चलिए बताइए, धनात्मक है या नकारात्मक है? तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा 85 नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये गुथरी के द्वारा ऐसा कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा किस पर बल देती है? तो देखिए ऑप्शन डी दिख रहा है, रटना तो गलत ही है। ठीक, सबसे पहले एक ऑप्शन तो हटा ही देते हैं। यहाँ पे विवेचन चिंतन का विकास, चिंतन जो है गलत है, चिंतन नहीं करना है। आध्यात्मिक पक्ष पर बल देना है, कोई ज़रूरी नहीं है। बोध का विकास कराना है। ठीक, आध्यात्मिक तो जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनको ज्ञान कराना होता है। तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता क्या होती है? तो इसमें जो विशेषता होती है प्रतिभाशाली बालकों में वो विशाल शब्दकोश का होता है, मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता होती है, अधिक जो है महत्वाकांक्षी भी होते हैं, बुद्धि लब्धि स्तर 130 से अधिक होती है। तो 130 से अधिक बुद्धि लब्धि जो होती है ये बिल्कुल ऑप्शन मिल रहा है, ये भी सही है। ठीक, और इनकी सामान्य ज्ञान की जो श्रेष्ठता होती है, याद करने की क्षमता जो होती है वो सबसे अधिक होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को क्या करना चाहिए? एक मिनट थोड़ा छोटा कर दें जिससे कि स्पष्ट दिखे। तो चलिए बताइए, प्रतिभाशाली बाल शिक्षार्थी को क्या करना चाहिए? तो इन्हें जो करना चाहिए ये है कि ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यानी कि ग्रेड जो है वो अंक से कैसे अलग है ये बताना है इस प्रश्न में। यह प्रश्न निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्रश्नों से संबंध रखता है ये बताना है। 89 का। तो यहाँ ये जो मतलब संबंध रखता है ये विश्लेषणात्मक टाइप से संबंध रखता है। पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिभावान बच्चों की शिक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रावधान कौन सा है? प्रतिभावान बच्चे की बात किया गया है यहाँ पे। चलिए आप तो बताइए कमेंट करके। 90 नंबर का ऑप्शन जो सही होगा वो सी राइट आंसर होगा। कार्यक्रम को समृद्ध बनाना ही ये जो है सर्वश्रेष्ठ प्रावधान है।
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बच्चा प्रायः अपने सहपाठियों के साथ झगड़ता है तो आप क्या करेंगे। यदि आप एक शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, एक टीचर हैं, तो अगर कोई भी बच्चा अपने सहपाठियों के साथ लड़ता झगड़ता है तो उस विषय में आपको क्या करना चाहिए ये बताना है। तो सबसे पहले जो करना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप कारण पता लगाएंगे, कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा उसे परामर्श देंगे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में है, कौन सी समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियों में से नहीं है। तो चलिए देखते हैं, सहयोगी समितियों या विद्यालयों के समूह में से नहीं प्रश्न को ढूंढना है। ठीक, चलिए 92 नंबर पे चलते हैं। तो यहाँ देखिए मातृत्व संगठन जो है ये नहीं है, बाकी सभी हैं। ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम क्या होता है। तो इसका जो परिणाम होगा कौन सा ऑप्शन सही है, चलिए आप लोग बताइए कमेंट करके। तो यहाँ डी ऑप्शन, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना ही इसका परिणाम हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा बड़े बड़े प्रश्न हैं, लंबे हैं। वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं तो उनको जो है किस प्रकार से ये करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। 94 नंबर का ऑप्शन नंबर जो सही होगा सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें व्यवस्था के लिए उत्तरदायी स्वामित्व की भावना बनाए रखना चाहिए, यही जो है विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य को करना चाहिए एक शिक्षक को। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा, चाहे वो शिक्षक हो चाहे वो विद्यालय हो। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है। अधिगम के लिए जीन पियाजे के अनुसार क्या आवश्यक है ये बताना है। अब यहाँ पे स्पेशल जीन पियाजे के विषय में ही बताना है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा पहला राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन जो होती है ये सबसे आवश्यक तत्व इनके द्वारा जो है कहा गया है, जो कि अधिगम के लिए सबसे आवश्यक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां क्या है। अच्छा, एक बात पहले ही बता देते हैं कि ये शिक्षार्थी जो भी गलतियां या त्रुटियां करते हैं वो भी उनके सीखने के ही यानी अधिगम के ही एक हिस्से का भाग होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अब ऑप्शन आप लोग पढ़िए और कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो 96 का ऑप्शन नंबर चलिए देखते हैं। सी ऑप्शन देखिए दिख रहा होगा, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। मतलब कि ये कोई गलत चीज़ नहीं है जो वो गलती करते हैं या गलतियां जो हो उनसे होती है या त्रुटि जो होती है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गोलमैन किससे संबंधित हैं। सामाजिक बुद्धि से, संवेगात्मक बुद्धि से, या फिर आध्यात्मिक बुद्धि से, या फिर नेक्स्ट सामान्य बुद्धि से। 97 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा बी राइट आंसर होगा। गोलमैन साहब जो हैं वो संवेगात्मक बुद्धि से संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा के लिए अक्सर किस शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। संवेग है, आवश्यकता है, भावना है, या फिर प्रत्यक्षीकरण है। तो अभिप्रेरणा के लिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोटबुक में बिल्कुल नोट करके रखिएगा। अभिप्रेरणा के लिए जो अक्सर शब्द का प्रयोग किया जाता है उस शब्द का नाम है आवश्यकता। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है तब यहीं से सारा काम जो है इसकी जो है शुरुआत होती है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। अच्छा, ऑप्शन 3 ही दिख रहा है, थोड़ा छोटा कर दें जिससे कि ऑप्शन सभी दिखने लगे। चलिए उम्मीद है कि सभी ऑप्शन अब दिख रहा होगा। वो 93 का माफ़ कीजिए 99 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अपनी कक्षा में एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि कोई भी शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति सबसे पहले बदलनी होगी, तभी उस बालक की प्रवृत्ति अपने आप बदल जाएगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिगमुंड फ्रायड के अनुसार कौन सा कथन सही है। अब आ गए अपने फ्रायड जी। चलिए तो
यानी 100 का नंबर प्रश्न है। तो सिगमंड फ्रायड जो ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख तंत्र विशेषज्ञ रहे और उन्हें मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का पिता भी माना जाता है, ये आप लोग को मालूम है। तो इन्होंने जो है इनके अनुसार जो नियम दिए हैं वो नियम दिए हैं कि विस्मरण जो होती है, यानी कि हमारी जो याद करने की शक्ति होती है वह हमारी जो है प्रवृत्ति है, जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति यानी याद करना से अलग कर दिया जाता है। और विस्मृति का मतलब भूलना होता है। ठीक ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। विस्मरण का तात्पर्य है कि भूलना, यानी कि भूलना क्या है, हमारी या मनुष्य की जो है ये प्रवृत्ति है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अक्टूबर, अच्छा यहाँ से करंट अफेयर का प्रश्न चालू हो गया है और ये जो है जीएस और करंट अफेयर का प्रश्न आपको 30 नंबर के प्रश्नों के लिए देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे पहला ही प्रश्न अगर लेते हैं और इस प्रश्नों को थोड़ा तेज़ी के साथ हम लोग करेंगे क्योंकि थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो फटाफट आप लोग मिलान करते रहिए। ठीक, चलिए देखते हैं। अक्टूबर 2018 में पूर्वोत्तर की किन आतंकी संगठनों पर 5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया था? 101 नंबर का प्रश्न है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आप लोग भी तेज़ी के साथ ऑप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में ऑप्शन को लिखते रहेंगे। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ए और बी दोनों पर ये लगाया गया था, जैसे नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा पर और अगला है ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स पर ये लगाया गया था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है ई सिक्योर पॉलिसी के संबंध दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ई सिक्योर के विषय में पूछा गया है, असत्य कथन वो भी पूछा गया है। हाँ, असत्य कथन है। चलिए ऑप्शन आपको दिख ही रहा होगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो 102 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं, यह बीमा पॉलिसी 10 सितंबर 2018 को लॉन्च की गई थी। तो ये 2018 को लॉन्च नहीं की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये 4 सितंबर 2018 को लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत और जापान के बीच समझौता ज्ञापन पर सहमति बनी है। इन समझौतों में कौन सा विषय शामिल है? चलिए कमेंट करके आप लोग बताइए। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी जो है विषयों पर ये शामिल थे जो समझौता हुआ है। अगला प्रश्न है हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया द्वारा जारी भारत में कारोबारी जगत की महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हो गया है? तो शीर्ष स्थान जो मिला है वो मिला है आपकी जिया मोदी जी को। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में पाकिस्तान ने गौरी नामक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। इस मिसाइल का मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी मारक क्षमता 1300 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं को अयप्पा मंदिर में प्रवेश की अनुमति दे दी है। उक्त संवैधानिक पीठ के सदस्यों की संख्या कितनी रही? जिन्होंने जिस समय ये प्रवेश की अनुमति मिली उस समय वहाँ पे जो पीठ थी यानी कि न्यायालय में कितने जजों की संख्या थी ये बताना है। तो यहाँ पे 5 थी। ऑप्शन नंबर इसका जो सही है बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2018 में सबसे निचले स्थान पर कौन सा देश रहा? तो जो सबसे निचले स्थान पर रहा वो 4 है। ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है अक्टूबर के उत्तरार्ध में जापान दौरे पर रहे प्रधानमंत्री मोदी और जापानी समकक्ष शिंजो अबे के मध्य संपन्न समझौते में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है ये बताना है। तो ये खेल जो है ये सम्मिलित नहीं है, बाकी रेल परियोजना सम्मिलित है, स्वास्थ्य सेवा पर सम्मिलित है और खाद्य प्रसंस्करण भी जो है इसमें सम्मिलित है। ठीक, बट ये खेल से संबंध कोई भी इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है किस क्षेत्रीय समूह के साथ चीन ने अपने पहले समुद्री अभ्यास का आयोजन करेगा? तो ये आसियान समूह के साथ करेगा। ऑप्शन नंबर जो है
बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सशक्त किसान योजना तथा कृषि समूह योजना लॉन्च की है? तो ये जो किया गया है सी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश के द्वारा इसको किया गया है, ध्यान रखिएगा। ये कौन सा है? मुख्यमंत्री सशक्त किसान योजना तथा कृषि समूह योजना, दो यहाँ पे हैं, इसको जो है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा शुरू कर दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय एथलीट को यूनिसेफ ने अपना पहला यूथ एम्बेसडर बनाया है या बनाने की घोषणा किया, बनाया है ऐसे ही कह सकते हैं। तो यहाँ पे हिमा दास को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चौथे औद्योगिक क्रांति केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? तो ये मुंबई में की गई है, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, मुंबई। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को उनकी सर्वश्रेष्ठ कृषि नीतियों हेतु सर्वश्रेष्ठ नीतियों का ऑस्कर पुरस्कार प्रदान कर दिया गया है 113 का? तो ये सिक्किम सरकार के द्वारा किया गया है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के घरेलू क्रिकेट के एक मैच में एक ओवर में 43 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बना लिया है? बहुत अच्छा प्रश्न, यानी 6 गेंद पर कह सकते हैं, अच्छा 6 गेंद, हाँ एक ओवर में 6 ही गेंद होता है और 6 गेंद में 43 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड घोषित कर लिया है, वो भी घरेलू क्रिकेट के मैच में। तो यहाँ पे जो सही होगा ऑप्शन वो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, न्यूजीलैंड के द्वारा ऐसा किया गया है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने किस राज्य के साथ के लिए एक अलग समिति की गठन किया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रदान किए गए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2018 के संदर्भ में कौन सा निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है? तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे सेंटेंस लिखे गए हैं जो 3 हैं और नीचे जो है कूटनीति के टाइप में ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न पहला, दूसरा, तीसरा ये आप लोग पढ़ें और उसके बाद आंसर बताएं कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, केवल दूसरा सही है, जो कि इस वर्ष अर्जुन पुरस्कारों हेतु 52 खिलाड़ियों को जो है चयन किया गया है, ये सही है, बाकी सभी गलत है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित निवाड़ी किस राज्य में है? निवाड़ी किस राज्य में है ये बताना है। 117 का ऑप्शन डी, तो ये मध्य प्रदेश में निवाड़ी, ऑप्शन डी। ठीक, चलिए, और ये शायद इसको जीआई टैग भी मिला है निवाड़ी को, मध्य प्रदेश का, ये भी नहीं रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न, थोड़ा क्लियर नहीं है ठीक, लेकिन ये निवाड़ी जो चर्चित है ये, अच्छा हाँ हो सकता है, मध्य प्रदेश तो है ही, लेकिन ये शायद जीआई टैग इसको मिला है मध्य प्रदेश का, निवाड़ी को, ध्यान रखिएगा। क्लियर कर लीजिएगा आप लोग और कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या ये सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सितंबर 2018 में संपन्न IAAF कॉन्टिनेंटल कप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन रहे? तो ये जो है पहला ही ऑप्शन सही होगा, अर्पिंदर सिंह है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा, अर्पिंदर सिंह। नेक्स्ट है, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु किस राज्य ने गंगा नदी में अलकनंदा क्रूज सेवा का उद्घाटन किया है? अच्छा प्रश्न है, आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा सी राइट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनपरा डी तापीय परियोजना के क्रियान्वयन की मंजूरी प्रदान की है और इस परियोजना से कितने मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी? तो यहाँ पे परियोजना में 2 × 500 जो है मेगावाट की बिजली उत्पन्न किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा बी राइट आंसर होगा, 2 × 500 मेगावाट। ठीक, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और खासकर हम लोग जो है यूपी सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये मान के ही चलिएगा कि यूपी से संबंधित जो है लगभग करंट अफेयर जितने भी बनते हैं आप लोग उसको कंठस्थ करते रहिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यह प्रसिद्ध युक्ति किसने लिखी थी? ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ये जो है किसके द्वारा लिखी गई है ये बताना है। तो ये जो लिखी गई है जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, चपचार कूट किस राज्य का त्यौहार है? मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय।
तो ये मिजोरम का राजकीय त्यौहार है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा चपचा कूट, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। डांडिया किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? ये तो सभी को मालूम ही है। तो डांडिया जो है या गरबा है ये गुजरात का है। डांडिया गरबा किसका है? गुजरात का, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वहीं बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब का भांगड़ा है। वहीं बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र का लावड़ी है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, तो यहाँ पे पिंडवानी, छत्तीसगढ़ में क्या है? पिंडवानी है, पिंडवानी कहते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस भारतीय ने वर्ष 2014 में नोबेल में जो है शांति पुरस्कार जीता था? तो सभी को मालूम है 2014 में कैलाश सत्यार्थी को जो है शांति में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट है हार्न-वास्टल प्रणाली के अनुसार भारतीय संगीत वाद्य यंत्र घुंघरू जो है किसके रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो ये है ऑडियोफोन्स में इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ओलंपिक झंडे में कितने रिंग होती हैं? अच्छा, ठीक, और बहुत अच्छा प्रश्न है, ये इंटरनेशनल प्रश्न है। तो ओलंपिक का जो खेल होता है, अब आप लोग बताइए उसके झंडे में जो है कितने रिंग होते हैं, ये बताना है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर होगा। 5 रिंग उसके अंदर में जो होते हैं एक दूसरे से सटे। और आप लोग को आज ये भी बता देते हैं कि वो रिंग जो होते हैं उसमें 5 अलग अलग कलर होते हैं जो हमारे महाद्वीपों के बारे में सूचित करते हैं। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? भारत का प्रथम फील्ड मार्शल SHFJ कानेकशा थे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन सही होगा बिल्कुल, जो कि भारत के पहले फील्ड मार्शल रहे। ठीक, नेक्स्ट है अच्छा, इनका पूरा नाम, अगर पूरे नाम की बात करते हैं तो इनका पूरा नाम जो रहा वो रहा सैम हारमुसजी फ्रेभजी जमशेदजी कानेकशा। ठीक, इन्हीं को ही सैम बहादुर भी कहा जाता था, ये भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी पूछा जाता है कि सैम बहादुर किसे कहा जाता है, तो इन्हीं को ही सैम बहादुर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो इन्होंने जो पार्टी की स्थापना की थी फॉरवर्ड ब्लॉक था नाम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादक किया था? संपादन जो किया था वो कौन सा अखबार था और गांधी जी के द्वारा किया गया था, जो कि दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। 29 नंबर का, तो ये इंडियन ओपिनियन जो है इस अखबार का जो है संपादन किया गया था गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? चलिए ऑप्शन आपका स्क्रीन पे है, थोड़ा बड़ा है, आप लोग इसको पढ़िए आराम से, बताइए कौन सा सही होगा। जनसंख्या घनत्व से क्या समझते हैं आप लोग, ये बताना है। तो बात करते हैं 2011 की जनसंख्या के अंतिम आंकड़ों पर। तो इसमें जो भारत की जनसंख्या घनत्व रही वो 382 रही। कितना? 382 प्रति व्यक्ति किलोमीटर रही। ठीक, प्रति व्यक्ति पर किलोमीटर इसकी जनसंख्या घनत्व रही। शीर्ष स्थान पर शीर्ष घनत्व वाले राज्य जो रहे सबसे ज़्यादा बिहार था, 1106 रहा। वहीं पे हरियाणा जो है सबसे कम रहा, 573 रहा। ठीक, लेकिन इसमें जो है समझते क्या हैं आप इससे, ये बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, जो कि प्रति व्यक्ति किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अभी हम लोग इसी पर ही चर्चा भी कर रहे थे। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न रीजनिंग का है, हम लोग इसके ऑप्शन को बताते हैं, आप लोग इसको मिलान करिएगा, लगाइएगा क्या सही होता है। ठीक, चलिए 131 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 32 नंबर का प्रश्न है, इसमें ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा, सोमवार आ जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर का प्रश्न, इसमें पूछा गया है, जो भी पूछा गया होगा आप लोग इसको लगाइएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा 3 बजे। ठीक, चलिए नेक्स्ट है 34 नंबर का प्रश्न है, ये 5 से लिया गया है और इसमें जो सही है वो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, 4 नंबर।
इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं 135 पे। 135 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 36 वर्ष आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से आगे की पोर्शन यानी कि कंप्यूटर के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसमें पूछा गया है कि ई लाइब्रेरी से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे ई लाइब्रेरी का तात्पर्य है कि ई लाइब्रेरी कंप्यूटर तथा इंटरनेट में जो मदद से विभिन्न प्रकार की पुस्तकों के अध्ययन के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराने की जो सुविधा होती है उसी को ई लाइब्रेरी कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही है, देखते हैं। तो ये सी ऑप्शन इसमें सही है, यह ऑनलाइन पुस्तक उपलब्ध कराता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 137 नंबर का प्रश्न है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि कौन एंड्रॉयड फाइल का एक्सटेंशन है, ये बताना है। 137 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। .apk जो लिखा है यही जो है एंड्रॉयड का इंस्ट्रक्शन है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न है। शिक्षण पुनर्बलन का क्रम है जो क्या कहे, मतलब इसको किसने कहा है कि शिक्षण पुनर्बलन का क्रम है, ये किसके द्वारा कहा गया है ये बताना। 38 नंबर 138 का तो ये BF स्किनर के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षण तकनीकी के प्रकारों में सम्मिलित नहीं है। तो शिक्षण के तकनीक में कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ये डी ऑप्शन सही होगा। उपयुक्त में से कोई भी ऐसा नहीं है जो सम्मिलित ना हो। जैसे व्यवहार तकनीकी तो सम्मिलित है, शिक्षण तकनीकी भी सम्मिलित है, वहीं पे अनुदेशन तकनीकी भी सम्मिलित है, बट इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट है 40 नंबर का प्रश्न 140 पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, जो कि NOS की स्थापना कब की गई थी, जिसका नाम है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय। तो इसकी स्थापना जो की गई थी 1989 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर पहला ही इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ से अगला पोर्शन यानी दूसरा पोर्शन शुरू हो गया है। ठीक, शिक्षण कौशल से है। इसमें पहला ही प्रश्न है, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, तो आप जो है इस विषय में क्या करेंगे। तो यदि आप एक शिक्षक के रूप में हैं तो ऐसे विद्यार्थियों को सीखने की तकनीकी जो है सीखेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, मतलब सिखाने की तकनीकी पहले सीखेंगे। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करता है जो किस प्रकार से है। 142 नंबर का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। 142 नंबर में ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता परिस्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। यह ऑप्शन उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक 40 मिनट की कक्षा में सभी विद्यार्थियों व मुख्यतः विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की मांग को पूरा करते हुए आप किस प्रकार से पढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं किस प्रकार से पढ़ाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जो सभी विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप आयोजित कराएंगे, उसके बाद परंतु विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ऐसा करेंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है समेकित शिक्षा किस तरफ इंगित करती है, ये बताना है। चलिए ऑप्शन तो दिख ही रहा है, तो बताइए। तो बात करते हैं समेकित शिक्षा की। तो समेकित शिक्षा जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 जो कि NCF 2005 जिसको कहा जाता है, उसी में ही समेकित शिक्षा की प्रस्तुति की गई है। इसके अंतर्गत अलग अलग बुद्धि लब्धि वाले बालक को एक साथ एक ही विद्यालय में तथा एक ही कक्षा में शिक्षण ग्रहण कराएंगे। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर चलिए देखते हैं कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे जो सही होगा बी राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य बच्चों एवं विभिन्न रूप से योग्य बच्चों के एक ही स्कूल में दाखिला जो होता है, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणित के अधिगम नियोग्यता का आकलन निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा सबसे अधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। 145 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। निदानात्मक परीक्षण के द्वारा किया जा सकता है, बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ लेते हैं 146 नंबर का प्रश्न। इसमें है मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं। मूल्यांकन के विषय में यहाँ पे बात करना है। तो चलिए बताइए, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ही है। जैसे कि उद्देश्य, सबसे पहले उद्देश्य होना चाहिए, वो भी उसके बाद फिर
अधिगम अनुभव होना चाहिए, फिर मूल्यांकन का उपकरण होना चाहिए। तो पहला ही ऑप्शन इसका देखिए मिल रहा है, पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो यह किस को दर्शाता है कि वह अध्यापक किस प्रकार से है? लिंग यानी पक्षपाती है, जेंडर पक्षपात कर रहा है, या फिर शिक्षाप्रद है, या फिर सही दृष्टिकोण वाला है, या फिर नीतिपरक है। तो यह दर्शाता है कि अध्यापक जो है किस प्रकार से है, अध्यापक जो है लिंग पक्षपात करता है। ऑप्शन नंबर पहला है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे जो वर्ण लिखे गए हैं कुछ, जैसे कि था, फा, चा, ये ध्वनियाँ किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं ये बताना है। था, फा, चा, तो चलिए देखते हैं। ये ध्वनियाँ जो हैं वो स्वनिम ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं स्वनिम ध्वनियाँ क्या होती हैं। किसी भाषा या बोली में स्वनिम, जिसको फोनेम कहते हैं, उच्चारित ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। स्वनिम उच्चारण उच्चारित भाषा की ऐसी लघुत्तम इकाई है जिससे दो ध्वनियों का अंतर स्पष्ट हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि दो ध्वनियाँ जो इसमें निकलती हैं इसका उच्चारण स्पष्ट हो जाता है। ठीक, अतः इसमें जैसे थ, फ, च, ये स्वनिम ध्वनियाँ हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन इसका पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः क्या सीखते हैं ये बताना है। चलिए देखिए क्या सीखते हैं। तो ये जो सीखते हैं वो बाल केंद्रित कक्षा में जो सीखते हैं, ये सीखते हैं कि व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से रहना। ऑप्शन नंबर इसका जो है पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये इस प्रश्न का आखिरी प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का। इसमें पूछा गया है कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि वह जो है किस प्रकार से इसको करना चाहिए। तो चलिए 150 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। यहाँ पे बात करते हैं इसके कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र की एक दृढ़ विश्वास है कि यह शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं, अतः शिक्षण की क्रिया उनके पूर्व अनुभवों के आधार पर होनी चाहिए। जैसे कि जो बालक पहले जो सीखे हैं उसी के आधार पर अगला जो है उनको सिखाया जाए या वो सीखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर चलिए देखते हैं कौन सा सही होगा। तो देखिए डी जो है अनुभव से संबंधित है, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग अभी देख ही हैं कि आप लोग 150 प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं, और इस प्रश्न में आपको कितने नंबर जो हैं सही हुए हैं कमेंट करके आप लोग बताएंगे सही, और अपनी राय जरूर बताएंगे कि हमारा वीडियो आपको कैसे लग रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।